वो सब वो कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही हो गए। तो आज से वीडियो का इंट्रो मेरी वॉइस में होगा जो कि काफी ज्यादा बकवास है, लेकिन यूट्यूब के लिए करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना बकवास ना करके वीडियो करते स्टार्ट। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ुये अपनी हजारों मकड़ियों के साथ गूला को मारने आया था, लेकिन तभी मेंघाओ एंट्री लेता है और सिर्फ एक आवाज से उसकी पावरफुल मकड़ी को उड़ा देता है। फिर अपने खतरनाक डीमंस आर्मी के साथ वो ज़ुये को पूरी तरह दबा देता है, बिग हैरी को बचा लेता है और आखिर में ज़ुये को बेरहमी से मार देता है। तो आप इसके आगे क्या होगा ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। जैसे ही मेंघाओ ने बात खत्म की, उसने अपना सीधा हाथ हवा में लहराया। ऐसा करते ही एक बहुत ही भयानक आंधी चली जो पूरी जमीन को चीरते हुए निकल गई। सिर्फ एक पल लगा और उस तेज हवा ने वाइल्ड जायंट, हैरी नंबर 2 और बाकी सबके ऊपर से उन मकड़ी के जालों को साफ कर दिया। वो सारे जाले जलकर राख बन गए। आजाद होते ही वाइल्ड जायंट ने अपना सर उठाया और एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरी धरती कांप उठी। उसके बाद मेंघाओ के जितने भी नियो डीमंस वहां थे, उन सब ने एक साथ चिल्लाना और दहाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो स्पाइडर्स पीछे पहाड़ी इलाके में बचे हुए थे, वो डर के मारे जमीन पर लेटे रहे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपना सर भी ऊपर उठा सकें। इस वक्त मेंघाओ की ताकत आसमान को छू रही थी। वो हवा में तैर रहा था और उस 5 ट्राइब्स लायंस की तरफ बहुत ही ठंडी और गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। मेंघाओ की इस दहशत और उसकी बातों को सुनकर उन 5 ट्राइब्स के ग्रेट फादर्स, प्रीस्ट्स और एल्डर्स अंदर से हिल गए। उनकी सांसें फूलने लगी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस ग्रैंड मास्टर मेंग की ताकत इतनी ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मेंघाओ ने इतने सारे नियो डीमंस कब और कैसे इकट्ठे कर लिए। ये नियो डीमंस ना सिर्फ गिनती में बहुत ज्यादा थे, बल्कि देखने में भी बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये वही नियो डीमंस थे जो क्रो डिविनिटी होली लैंड में रहते थे। क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, ग्रैंड मास्टर मैंग। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मेंघाओ ने जमीन की तरफ इशारा किया। ऐसा करते ही जमीन के नीचे से एक इनविजिबल डिमोनिक ची निकलने लगी। इस डिमोनिक ची के निकलते ही वहां मौजूद नियो डीमंस और भी ज्यादा पागल होकर दहाड़ने लगे, खास करके वो 20,000 से ज्यादा स्पाइडर्स, जिन्हें अब कोई दबा नहीं रहा था। मेंघाओ की उस डिमोनिक ची ने उन्हें अपनी तरफ खींचा। वो स्पाइडर्स, जिनमें से 20 तो 300-300 मीटर बड़े थे, आसमान में उड़ने लगे और मेंघाओ के चारों तरफ घूमने लगे, जैसे वो उसके सामने सरेंडर कर रहे हों। मेंघाओ हवा में तैर रहा था और उसके चारों तरफ लगभग 20,000 नियो डीमंस का लश्कर था। उनकी आवाजें आसमान को चीर रही थी। मेंघाओ के चेहरे पर गुस्सा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके वजूद से एक अजीब ही दबदबा निकल रहा था। उसने अपनी ग्रैंड ड्रैगनियर की ताकत को एकदम से बाहर निकाला, जिसने हर चीज को हिलाकर रख दिया। क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर की तो बोलती ही बंद हो गई। बाकी नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स के चेहरे भी पीले पड़ गए। इस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि मेंघाओ तो ज़ुये से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। मेंघाओ ने बिल्कुल सख्त आवाज में बोला, दोस्तों, जब से मैं आपकी ट्राइब में आया हूं, मैंने हमेशा आपके रूल्स माने हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कोई कानून तोड़ा है। इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब मेरे नियो डीमंस को पकड़ा जा रहा था तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, बल्कि आपने तो इसमें मदद की। मुझे 3 दिन के अंदर इसका जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिला तो मेरा इस 5 ट्राइब्स के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर मेंघाओ और उसके 20,000 नियो डीमंस हवा में उड़ते हुए वहां से निकल गए। एक काला धुआं फिर से आसमान में छा गया, जो किसी तूफान की तरह लग रहा था। उसे दूर से भी देखा जा सकता था। मेंघाओ के जाने के बाद भी उन 5 ट्राइब्स के ऊपर से दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि वो और बढ़ गया। ग्रेट फादर्स और प्रीस्ट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर बेबसी थी। वो दबी आवाज में आपस में बातें करने लगे। वो किसी भी कीमत पर मेंघाओ को खोना नहीं चाहते थे। इतने सारे हाई लेवल नियो डीमंस वाला एक ग्रैंड ड्रैगनियर उनकी ट्राइब के लिए बहुत कीमती था। सच्ची बात तो ये थी कि कोई भी बड़ी ट्राइब मेंघाओ जैसे ग्रैंड ड्रैगनियर को अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। किसी भी ट्राइब को बड़ी ट्राइब तभी माना जाता है जब उनके पास बहुत सारी आबादी, नियो डीमंस और सबसे जरूरी एक ग्रैंड ड्रैगनियर हो। सारी रात उन 5 ट्राइब्स के बीच बहस चलती रही। अगली सुबह होते ही वो सारे नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स उस काले धुएं के बाहर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बहुत इज्जत से सर झुकाया। क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर ने बोला, हम ग्रैंड ड्रैगोनियर ग्रैंड मास्टर मेंग से मिलने की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। कुछ देर बाद गूला बाहर आया। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था और वो काफी अकड़ में चल रहा था। उसके पीछे वो वाइल्ड जायंट और ढेरों स्पाइडर्स बाहर निकले और उन सबको घेर लिया। कुछ बहुत बड़ी स्पाइडर्स भी दिख रही थी जिनकी ताकत नेसेंट सोल स्टेज के बराबर थी।
फिर वो लाल मगरमच्छ भी बाहर आया जो बहुत ही खूंखार लग रहा था। उसके पीछे काले क्रोज और ग्रीन मस्किटोज भी उड़ते हुए आए। ये मंजर देखकर सबकी हालत खराब हो गई। गूला ने बड़ी शान से बोला, यंग मास्टर अभी अपने साधना कल्टिवेशन कर रहे हैं। सिक्लूजन में जाने से पहले उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर 5 ट्राइब्स माफ़ी मांगने का सही इरादा लेकर नहीं आई तो वो बाहर आते ही यहाँ से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। गूला अंदर से बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि मेंगहाओ का चेला बनना उसकी अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा बड़ा है। क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर ने एक फीकी मुस्कुराहट दी और दबी सांस ली। उसे पता था कि उन्होंने मेंगहाओ को मजबूर करने की कोशिश की थी, जो गलत था। उसने आगे बढ़कर बात संभाली। क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर ने बोला, सबसे पहले हम ग्रैंड मास्टर मेंग को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक महान ग्रैंड ड्रैगनियर की अपनी सारी शक्तियां वापस पाली हैं। ज़ोये को मारने के मामले में हम 5 ट्राइब्स उनके गवाह बनेंगे। इसके अलावा हमारी हर एक ट्राइब उन्हें तोहफे के तौर पर 2-2 हज़ार नियो डीमंस देगी, जो लेवल 3 से लेवल 7 तक के होंगे। ये सुनकर गूला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक छोटी ट्राइब के लिए 2000 नियो डीमंस देना बहुत बड़ी बात थी, और अगर 5 ट्राइब्स मिलकर दे रही थीं तो ये पूरे 10,000 नियो डीमंस हो गए। गूला ने हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर ने तुरंत आगे बोला, ग्रैंड मास्टर मेंग एक ग्रैंड ड्रैगनियर हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने हमें चुना। हम जानते हैं कि उनका रुतबा बहुत बड़ा है, इसलिए हर ट्राइब उन्हें 3-3 लाख स्पिरिट स्टोन्स भी देगी ताकि उनकी डेली प्रैक्टिस में मदद हो सके। ये तो सिर्फ पहली पेमेंट है, हर 3 महीने में उन्हें इतनी ही रकम दी जाएगी। इतना बोलकर उन्होंने फिर से मेंगहाओ की तरफ सर झुकाया। गूला की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका दिमाग घूमने लगा जब उसने स्पिरिट स्टोन्स की गिनती की। हर 3 महीने में 15 लाख स्पिरिट स्टोन्स, इसका मतलब था हर महीने 5 लाख। गूला ने इतने पैसे कभी सपने में भी नहीं देखे थे। उसे ये नहीं पता था कि 5 ट्राइब्स आने वाले खतरे से इतनी डरी हुई थीं कि वो कुछ भी देने को तैयार थीं। गूला का गला सूख गया था और उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसे लगा था कि शायद यहाँ लड़ाई होगी, पर यहाँ तो तोहफों की बारिश हो रही थी। क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर ने अपनी बात जारी रखी। इसके अलावा क्योंकि मेंगहाओ हमारे लिए इतने खास हैं, हम उन्हें 5 ट्राइब्स अलायंस का ग्रैंड एल्डर बनाना चाहते हैं। उनका रुतबा हमारे बराबर होगा। गूला का सर चकराने लगा। ये तो हद ही हो गई थी। 5 ट्राइब्स का ग्रैंड एल्डर बनना मतलब पूरी वेस्टर्न डेजर्ट में नाम होना। क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर ने फिर से बोला, 5 ट्राइब्स के सारे रिसोर्सेज ग्रैंड मास्टर मेंग के लिए खुले होंगे और आगे जो भी जंग होगी उसका जो भी माल यानी स्पॉइल्स ऑफ वॉर मिलेगा उसके 6 हिस्से होंगे और एक पूरा हिस्सा ग्रैंड मास्टर मेंग का होगा। ये सुनकर तो गूला का दिमाग फटने वाला हो गया। ये सबसे बड़ी बात थी। अब मेंगहाओ को सब कुछ मिलने वाला था। क्रो स्काउट ट्राइब ग्रेट फादर ने आखिरी ऑफर देते हुए बोला, अगर ग्रैंड मास्टर मेंग हमारी बात मान लेते हैं तो उनके 30,000 नियो डीमंस के खाने पीने का सारा खर्चा 5 ट्राइब्स उठाएंगी। 30,000 नियो डीमंस का खाना मतलब एक बहुत बड़ा खर्चा, जिसे उठाना किसी भी अकेली ट्राइब के बस की बात नहीं थी। गूला ने पीछे मुड़कर उस काले धुएं की तरफ देखा। सब लोग मेंगहाओ के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी क्रो सोल्जर ट्राइब के सबसे ताकतवर ग्रेट फादर, जो नेसेंट सोल के मिड स्टेज पर था, उसने अपनी भारी आवाज में बोला, एक और बात, अगर ग्रैंड मास्टर मेंग हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारी अलायंस 1 साल तक टिक जाती है तो हम उन्हें ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग में हमारा अकेला रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो काला धुआं एकदम से सिमटने लगा। सारे नियो डीमंस पीछे हट गए। कुछ ही पलों में सब साफ हो गया और मेंगहाओ बाहर निकल कर आया। मेंगहाओ ने लंबे काले कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थीं। सबसे हैरत की बात यह थी कि उसके पूरे बदन पर, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी अनगिनत टोटम टैटूज बने हुए थे। हर टैटू एक नियो डीमन को दिखा रहा था। 20,000 नियो डीमंस अब मेंगहाओ के शरीर में उन टैटूज के रूप में बसे हुए थे। उसके अंदर से एक बहुत ही खूंखार और बारबैरिक शक्ति निकल रही थी। अगर सदर्न डोमेन का कोई पुराना जान पहचान वाला बंदा उसे देखता तो शायद पहचान ही नहीं पाता। इस वक्त मेंगहाओ एक असली वेस्टर्न डेजर्ट का कल्टीवेटर लग रहा था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी भी नेसेंट सोल स्टेज के शुरुआती कल्टीवेटर को गाजर मूली की तरह काट सकता था। मेंगहाओ जब धीरे धीरे चलते हुए बाहर आया तो उसकी आवाज में एक अजीब सी दरिंदगी और बिजारनेस थी। जैसे उसकी आवाज के साथ साथ पीछे से अनगिनत जानवरों के दहाड़ने का शोर गूंज रहा हो। मेंगहाओ ने बोला, क्रो स्काउट ट्राइब ने जो पहला एहसान मुझ पर किया वो था ग्रीनवुड ट्री टोटम। दूसरा एहसान था क्रो डिविनिटी ट्राइब का वो कीमती वाटर ऑफ डेस्टिनी जिसने मेरी वुड टाइप पावर को पूरा किया। और होली लैंड के अंदर मेरी मुलाकात क्रो डिविनिटी से हुई जहां मुझे मेटल टाइप टोटम टैटू मिला। ये तीसरा एहसान था। मेंगहाओ ने अपनी बात जारी रखी और बोला,
मैं मेंगहाओ एहसान और दुश्मनी के बीच का फर्क अच्छे से समझता हूँ। तुमने मेरी परख की और दुश्मनों को मुझ पर हमला करने दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब तुमने अपनी ट्राइब की हिफाजत के लिए किया और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। इस बात को मैं दिल पर नहीं लूंगा। मेंगहाओ ने थोड़ा रुक कर बोला, मुझे तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स नहीं चाहिए। रही बात तुम्हारे नियो डीमंस की, तो मेरे कंट्रोल में रहकर वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर जंग खत्म होने के बाद 5 ट्राइब्स बची रहीं तो मैं ये सारे नियो डीमंस तुम्हें वापस कर दूंगा। मेंगहाओ ने उनकी आंखों में देखते हुए बोला, स्पॉइल्स ऑफ वॉर का बंटवारा हो या कुछ और, मैं इस जंग में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और इसकी वजह सिर्फ वो 3 एहसान हैं। इसीलिए अब मेरे बारे में कोई छानबीन नहीं होगी और कल जैसा कोई हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना मैं उन एहसानों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद मेंगहाओ ने अपने हाथ जोड़े और 5 ट्राइब्स के सभी लोगों के सामने गहरा सर झुकाया। वहां मौजूद सब लोग एक पल के लिए सुन रह गए। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि मेंगहाओ उनसे पैसे या तोहफे नहीं मांग रहा था, बल्कि ये उनके लिए एक वार्निंग थी। मेंगहाओ को सिर्फ सही रवैया और इज्जत चाहिए थी। वो उनकी मदद सिर्फ एहसान चुकाने के लिए कर रहा था और बदले में सिर्फ रिस्पेक्ट मांग रहा था। यही वजह थी कि मेंगहाओ खुद बाहर नहीं आया था और गूला को भेजा था ताकि वो अपनी अहमियत दिखा सके। मेंगहाओ ने पूछा, इसके अलावा मैं उस ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहता हूं जिसका जिक्र क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर ने किया था। मेंगहाओ का पूरा बदन टोटम टैटूज से भरा हुआ था और उसके चारों तरफ एक खौफनाक ऑरा था। उसकी ईमानदारी भरी बातें सुनकर क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर ने धीरे से बताना शुरू किया। क्रो सोल्जर ट्राइब ग्रेट फादर ने बोला, ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग असल में तबाह हो चुके रूइंस का एक हिस्सा है। पुरानी कहानियों के मुताबिक वेस्टर्न डेजर्ट की धरती पर ऐसे 9 पुल हुआ करते थे। इन्हें किसने बनाया ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये सितारों से आई मिट्टी से अपने आप बने थे। ग्रेट फादर ने आगे बताया, इन पुलों का इस्तेमाल इमॉर्टल असेंशन के लिए किया जाता था। अगर कोई 3 पुल पार कर लेता तो उसका शरीर इमॉर्टल बन जाता। 6 पुल पार करने पर इमॉर्टल सोल मिलती और पूरे 9 पुल पार करने पर इंसान पूरी तरह से इमॉर्टल हो जाता था। ग्रेट फादर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा जाता है कि ये पुल सितारों से जुड़े थे और एक पहाड़ और समुद्र के पास थे। लेकिन अफसोस, इन पुलों पर कुदरत का कहर टूटा। आसमान ने गुस्से में आकर उन्हें बिजलियों से तबाह कर दिया। वो गरज 937 सालों तक चलती रही और आखिर में वो पुल गिरकर एक अलग ही दुनिया बन गए। बाद की पीढ़ियों ने उस दुनिया को द रेल्म ऑफ द ब्रिज रूइंस का नाम दिया। ग्रेट फादर ने समझाते हुए कहा, उस दुनिया के अंदर आज भी उस पुल का मलबा है। वहां सेलेस्टियल सॉइल है जिसमें इमॉर्टल की बसी हुई है। हम कल्टीवेटर्स के लिए वो किसी नायाब टॉनिक से कम नहीं, जो किसी भी दवा या गोली से कहीं ऊपर है। वहां ऐसे हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी मिलते हैं जिनका मुकाबला बाहर की दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ग्रेट फादर ने आगे बोला, सिर्फ इतना ही नहीं, वहां अनगिनत जादुई शक्तियां और ओल्ड डिवाइन एबिलिटीज छुपी हैं। वहां ऐसे जानवर भी हैं जो बाहर की दुनिया से हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं। वो जगह वेस्टर्न डेजर्ट का सबसे कीमती खजाना है। मेंगहाओ ये सब बड़ी खामोशी और ध्यान से सुन रहा था। ग्रेट फादर ने बोला, ये रास्ता हर 1000 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। जब ये खुलता है तो सदर्न डोमेन, ईस्टर्न लैंड्स या नॉर्दर्न रीचेस का कोई भी बंदा वहां दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ वेस्टर्न डेजर्ट के वही कल्टीवेटर्स वहां जा सकते हैं जिनके पास टोटम्स हैं। ग्रेट फादर ने एक राज की बात बताते हुए कहा, लेकिन हर कल्टीवेटर वहां नहीं जा सकता। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक वहां जाने के लिए सिर्फ 23 स्पॉट्स होते हैं। पुराने जमाने में 23 ऐसी ट्राइब्स थीं जिन्हें महान माना जाता था। भले ही वो ट्राइब्स अब खत्म होने की कगार पर हैं, पर उनका खून आज भी जिंदा है। ग्रेट फादर ने समझाया, जब उस रास्ते के खुलने का वक्त आता है तो आसमान से एक इमॉर्टैलिटी ब्रिज स्टोन नीचे आता है जो सिर्फ उन ट्राइब्स को मिलता है। क्रो डिविनिटी ट्राइब भी कभी उन महान ट्राइब्स में से एक थी, इसीलिए हमारे पास हमेशा से वहां जाने का एक स्पॉट रहा है। ग्रेट फादर ने दुख भरी आवाज में कहा, जब तक हमारी ट्राइब का खून जिंदा है वो स्पॉट हमारा रहेगा। यही वजह थी कि जब क्रो डिविनिटी होली लैंड तबाह हुआ तो 5 पॉइजन्स ट्राइब ने हमला कर दिया। अगर वो हमें गुलाम बना लेते हैं और हमारे टोटम्स छीन लेते हैं तो वो हमारा वो स्पॉट भी हड़प लेंगे। ग्रेट फादर ने मेंगहाओ से कुछ नहीं छुपाया। यही उनका सबसे बड़ा राज था। मेंगहाओ की आंखें ये सुनकर चमकने लगीं। उसे समझ आ गया था कि ये सच बोल रहा है और उस सेलेस्टियल सॉइल की बात ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी। क्रो सोल्जर ट्राइब ग्रेट फादर ने बोला, हमारे हिसाब से उस रास्ते के खुलने में अभी 1 साल बाकी है। उससे पहले हमारे पास वो इमॉर्टैलिटी ब्रिज स्टोन आ जाएगा। ग्रैंड मास्टर मेंग, अगर आप हमारी मदद करते हैं तो 1 साल बाद हम वो पत्थर आपको सौंप देंगे। इतना कहकर उन्होंने मेंगहाओ को गहरा बो किया। मेंगहाओ खामोश हो गया और उस मिट्टी के बारे में सोचने लगा।
उसके पास पहले से ही ब्लैक लैंड्स की मिट्टी का थोड़ा कलेक्शन था। मेंगहाओ ने अपने मन में सोचा, मेरे पास अभी वाटर, फायर और अर्थ टोटम्स की कमी है। मुझे अपने 5 कलर्ड नेसेंट सोल बनाने के लिए उनकी ज़रूरत है। क्या पता उस रियल्म की सेलेस्टियल सॉइल मेरे किसी टोटम टैटू के काम आ जाए। इसी बीच कहीं दूर, अगर आप इन 5 ट्राइब्स की पहाड़ियों से 1 महीने तक लगातार उड़ते रहें तो वेस्टर्न डेजर्ट के नॉर्थ रीजन से निकलकर सेंट्रल रीजन के पास पहुंच जाएंगे। वहां कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे ब्लड वेस्ट्स कहा जाता है। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां की मिट्टी का रंग बिल्कुल खून जैसा लाल है। उस लाल मिट्टी में हजारों तरह की जहरीली घास उगती है। जब बारिश होती है तो पूरा आसमान जहरीले धुएं से भर जाता है, जहां किसी भी कल्टीवेटर का जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। वहां बड़े बड़े जहरीले नियोडीमंस रहते हैं जो उस मैदान को जहर का एक कुआं बना देते हैं। ऐसी जगह पर रहना नामुमकिन है, सिवाय उनके जो वेस्टर्न डेजर्ट नॉर्थ की सबसे बड़ी ट्राइब है, यानी महान 5 पॉइजन्स ट्राइब। ये एक बहुत बड़ी ट्राइब है जो 5 हिस्सों में बटी हुई है और हर हिस्से का नाम किसी जहरीले जानवर पर है। वो मैदान पर किसी बड़े काले फूल की तरह फैली हुई है। उनका दबदबा पूरे नॉर्थ रीजन में है। ये लोग क्रो डिविनिटी ट्राइब्स की तरह बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक साथ जुड़े हुए हैं। इनके बीच में एक बहुत बड़ा हॉल है जहां 15 हाई प्रीस्ट्स सारे बड़े फैसले लेते हैं। इनका सिर्फ एक ही चीफ्टन होता है। पुराने जमाने में यहाँ 3 बड़ी ट्राइब्स होती थीं, क्रो डिविनिटी, 5 पॉइजन्स और स्कॉचिंग आइस। आज सिर्फ 5 पॉइजन्स और स्कॉचिंग आइस ही ताकतवर बची हैं, जबकि क्रो डिविनिटी टूटकर कमजोर हो चुकी है। अगर होली लैंड सलामत होता तो शायद ये बची रहती, पर अब वो तबाह हो चुका है। जैसे ही होली लैंड खत्म हुआ, 5 पॉइजन्स ट्राइब के पॉइजन पैट्रियार्क्स ने अपनी शक्ति से अपने लोगों को खबर दे दी कि क्रो डिविनिटी मर चुका है। लेकिन 5 पॉइजन्स ट्राइब बहुत होशियार और सावधान थी। उन्होंने तुरंत जंग नहीं छेड़ी, बल्कि पहले परखने के लिए रैंक 9 ड्रैगनियर ज़ो ये को भेजा था। जैसे ही ज़ो ये मरा, उसकी जान से जुड़ी लाइफ सोल जेट स्लिप टूट गई। स्पाइडर ब्रांच को तुरंत पता चल गया और उनके गुस्से भरी दहाड़ से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में 15 हाई प्रीस्ट्स ने फैसला किया कि स्पाइडर ब्रांच अब क्रो डिविनिटी पर हमला करेगी। 3 दिन बाद जंग का ऐलान हो गया। 3000 टोटम कल्टीवेटर्स, 3 रैंक 9 ड्रैगनियर्स और अनगिनत नियोडीमंस एक बड़े पोर्टल से निकलकर क्रो डिविनिटी की पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। पोर्टल की वजह से 1 महीने का रास्ता अब सिर्फ 7 दिनों का रह गया था। इस तरह जंग की शुरुआत हुई। पूरे वेस्टर्न डेजर्ट नॉर्थ की नजरें अब इस जंग पर थीं। हर कोई देखना चाहता था कि आखिर क्या होगा। स्कॉचिंग आइस ट्राइब भी दूर से सब देख रही थी। अगर वो दूर ना होते तो शायद वो भी इस लूटमार में शामिल हो जाते। सबको लग रहा था कि ये सिर्फ ट्राइब बढ़ाने की जंग है, पर स्कॉचिंग आइस ट्राइब जानती थी कि ये असली लड़ाई उस ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी ट्रेडिंग के स्पॉट के लिए है। 7 दिन बीत गए और जंग का खतरा क्रो डिविनिटी ट्राइब्स के सर पर आ गया। उस दिन मेंगहाओ अपने आंगन में ध्यान लगाए बैठा था। उसके सामने 3 टोटम्स चमक रहे थे, एक आग का परिंदा, एक पानी की बूंद और एक पत्थर का राक्षस। ये टोटम्स उसे क्रो फ्लेम, क्रो ग्लूम और क्रो फाइटर ट्राइब्स से मिले थे, लेकिन ये टोटम्स उसके पहले वाले ग्रीनवुड ट्री टोटम या उस गोल्डन क्रो वाले मेटल टोटम के सामने कुछ भी नहीं थे। मेंगहाओ सोच में पड़ा था कि क्या वो इन कमजोर टोटम्स को अपने शरीर में मिलाए या नहीं, क्योंकि एक बार जो टोटम चुना गया वही आगे चलकर उसकी असली शक्ति बनेगा। कुछ देर बाद उसने फैसला किया और उन टोटम सीड्स को समेटकर रख दिया। उसने सोचा कि अगर आगे कोई अच्छा टोटम नहीं मिला तभी वो इनका इस्तेमाल करेगा। अभी उसने वो टोटम्स रखे ही थे कि अचानक उसकी नजरें आसमान पर गईं। साफ आसमान में अचानक एक गहरा मिस्ट फैलने लगा। वो धुआं कोई बादल नहीं बल्कि अनगिनत जहरीली स्पाइडर्स का लश्कर था। साथ ही आसमान में एक भयानक गरज होने लगी जिसने जमीन और आसमान दोनों को हिला दिया। पहाड़ कांपने लगे और वो स्पाइडर्स जिस भी पेड़ पौधे को छूती थीं वो तुरंत सूख कर मर जाता था। मेंगहाओ ने अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए अपने मन में बोला, तो ये लोग इतनी जल्दी आ भी गए। जैसे ही मेंगहाओ बाहर आया, उसकी आवाज में एक अजीब सा दबदबा था, जैसे उसकी आवाज के साथ साथ पीछे से हजारों जानवरों के दहाड़ने का शोर मिल गया हो। मेंगहाओ ने बोला, क्रो स्काउट ट्राइब ने जो पहला एहसान मुझ पर किया वो था ग्रीनवुड ट्री टोटम। दूसरा एहसान था क्रो डिविनिटी ट्राइब का वो वाटर ऑफ डेस्टिनी जिसने मेरी वुड टाइप शक्ति को पूरा किया। और होली लैंड के अंदर मेरी मुलाकात क्रो डिविनिटी से हुई जहां मुझे मेटल टाइप टोटम टैटू मिला। वो तीसरा एहसान था। मेंगहाओ ने अपनी ठंडी नजरों से सबको देखा और आगे बोला। मेंगहाओ ने बोला, मैं मेंगहाओ एहसान और दुश्मनी के बीच का फर्क अच्छे से समझता हूं। तुमने मेरी परख की और दुश्मनों को मुझ पर हमला करने दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सब तुमने अपनी ट्राइब की हिफाजत के लिए किया और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था।
इस बात को मैं दिल से लगाकर नहीं रखूंगा। मेंग हाओ ने साफ कर दिया कि वो यहाँ किसी लालच में नहीं है। मेंग हाओ ने बोला, मुझे तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स नहीं चाहिए। रही बात तुम्हारे नियो डीमंस की, तो मेरे कंट्रोल में रहकर वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन अगर जंग खत्म होने के बाद 5 ट्राइब्स बची रहीं तो मैं ये सारे नियो डीमंस तुम्हें वापस कर दूंगा। स्पॉइल्स ऑफ वॉर का बंटवारा हो या कुछ और, मैं इस जंग में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और इसकी वजह सिर्फ वो 3 एहसान हैं। इसलिए अब मेरे बारे में कोई छानबीन नहीं होगी और कल जैसा कोई हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना मैं उन एहसानों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। इतना कहकर मेंग हाओ ने उनके सामने गहरा सर झुकाया। वहां मौजूद 5 ट्राइब्स के लोग शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें समझ आ गया कि मेंग हाओ को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी। मेंग हाओ ने बोला, इसके अलावा मैं उस ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहता हूं, जिसका जिक्र क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर ने किया था। क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर ने बताया कि ये पुल सितारों से आई मिट्टी से बने थे और इमॉर्टल बनने का रास्ता थे, लेकिन आसमान के कहर ने उन्हें तबाह कर दिया और अब वो एक अलग दुनिया, रेल्म ऑफ द ब्रिज रूइंस बन चुके हैं। वहां की सेलेस्टियल सॉइल और इमॉर्टल ची किसी नायाब तोहफे से कम नहीं। क्रो सोल्जर ट्राइब ग्रेट फादर ने बोला, क्रो डिविनिटी ट्राइब कभी महान थी, इसलिए हमारे पास हमेशा वहां जाने का एक स्पॉट रहा है। जब तक हमारा खून जिंदा है वो स्पॉट हमारा रहेगा। यही वजह है कि 5 पॉइजन्स ट्राइब हमें गुलाम बनाकर हमारा वो स्पॉट छीनना चाहती है। ग्रैंड मास्टर मेंग, अगर आप हमारी मदद करते हैं तो 1 साल बाद हम वो इमॉर्टैलिटी ब्रिजस्टोन आपको सौंप देंगे। मेंग हाओ खामोश हो गया। उसे उस सेलेस्टियल सॉइल में दिलचस्पी थी ताकि वो अपना 5 कलर्ड नेसेंट सोल पूरा कर सके। इसी बीच 5 पॉइजन ट्राइब की स्पाइडर ब्रांच ने हमला कर दिया। दूर आसमान में साफ दिख रहा था कि एक भयानक काला धुआं तेजी से पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है। वो धुआं और कुछ नहीं बल्कि अनगिनत जहरीली स्पाइडर्स का लश्कर था। तो ये लोग इतनी जल्दी आ भी गए? आसमान में 5 ट्राइब्स के 5 सेक्रेड एंशियंट्स बाहर निकल आए। हर तरफ सुरक्षा शील्ड्स चमकने लगे। तभी उस काले धुएं के बीच से एक भयानक आवाज गूंजी। 5 पॉइजन्स क्लैन के बंदे ने बोला, क्रो डिविनिटी की 5 ट्राइब्स, हम 5 पॉइजन्स क्लैन की स्पाइडर ब्रांच है, या तो आत्मसमर्पण कर दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्रो ग्लूम हाई प्रीस्ट ने गुस्से में चिल्लाया, मौत मंजूर है पर झुकना नहीं। पूरी ट्राइब ने एक साथ होकर क्रो डिविनिटी के नारे लगाए। दुश्मन फौज के बीच एक सुंदर पर जालिम लड़की खड़ी थी, जाओ युलान। उसके माथे पर एक सफेद मकड़ी का टोटम चमक रहा था। जाओ युलान ने बोला, पूजनीय प्रीस्ट, हमला शुरू कीजिए। पहले इस कवच को खत्म करो, हमारे पवित्र टोटम देवता को बुलाइए। तुरंत ही आसमान फट गया और एक विशालकाय मकड़ी की टांगें नीचे गिरने लगी, जिसने पहाड़ियों को हिलाकर रख दिया। क्रो स्काउट और क्रो फ्लेम के लोग बाहर निकलकर लड़ने लगे। हर तरफ खून की बारिश होने लगी। 5 ट्राइब्स के योद्धा अपने घर और परिवार के लिए लड़ रहे थे। कवच के पीछे बैठे उनके माँ बाप और बच्चे डर से कांप रहे थे। जाओ युलान ने पीछे खड़े ड्रैगनियर्स को इशारा किया, ड्रैगनियर्स, अब वक्त आ गया है उस अनजान ड्रैगनियर को बाहर निकालने का जिसने जोइए को मारा था। 3 ड्रैगनियर्स ने अपने 10-10 हजार नियो डीमंस को मैदान में उतार दिया। ये देखकर क्रो ग्लूम प्रीस्ट घबरा गया और उसने पीछे मुड़कर गुहार लगाई। क्रो ग्लूम प्रीस्ट ने बोला, ग्रैंड मास्टर मेंग, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मेंग हाओ, जो अब तक सब देख रहे थे, उन्होंने एक ठंडी सांस ली। उन्हें क्रो डिविनिटी के एहसान याद आए। तुम्हारे उस एहसान की वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बनाई हुई ये ट्राइब हमेशा जिंदा रहे। मेंग हाओ अपने आंगन से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे वो वाइल्ड जायंट एक ऐसी खूंखार दहाड़ मारते हुए निकला कि पूरा मैदान थर-थर कांपने लगा। सुरक्षा कवच के बाहर का नजारा बहुत ही खौफनाक था। स्पाइडर ब्रांच के 3 लेवल 9 ड्रैगनियर्स ने अपना भयानक हमला शुरू कर दिया। उनके नियो डीमंस इतनी बड़ी गिनती में थे कि उन्होंने पूरे आसमान और धरती को ठक लिया था। इन ड्रैगनियर्स की एक बहुत ही खास बात थी, उनके पास मौजूद नियो डीमंस की फौज बिखरी हुई नहीं थी, बल्कि हर ड्रैगनियर के पास सिर्फ एक ही तरह के नियो डीमंस थे। उनमें से एक के पास ढेरों भूरे रंग के समुद्री परिंदे, ग्रे सी बर्ड्स थे, जो हवा को चीरते हुए निकल रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि हर परिंदे के 3 पंजे थे और उनके सीने पर एक इंसानी चेहरा बना हुआ था। वहीं दूसरा ड्रैगनियर जायंट एंट से घिरा हुआ था। इनमें से सबसे बड़ी चींटी लगभग 6 मीटर लंबी थी और छोटी वाली तो इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिन पाना नामुमकिन था। वो सारी की सारी भूखी और दरिंदगी से भरी हुई आगे बढ़ रही थीं, जैसे हर चीज को निगल जाएंगी। जो आखिरी ड्रैगनियर था वो एक घमंडी बुढ़ा आदमी था। उसके चारों तरफ हवा में भेड़ों के 9 बड़े घर तैर रहे थे। उसके चारों तरफ जहरीले भेड़ों का एक बड़ा बादल मंडरा रहा था, जिनकी भिनभिनाहट सुनकर ही किसी का भी सिर चकराने लगे। असली और बड़े ड्रैगनियर्स की पहचान यही होती है कि उनकी फौज में एक ही तरह के जानवर होते हैं। ये वो ड्रैगनियर्स होते हैं जिन्हें सदियों पुरानी लेगेसी मिली होती है, जबकि जो रोग ड्रैगनियर्स होते हैं उनके पास हर तरह के मिले जुले नियो डीमंस होते हैं।
जब ये तीनों ड्रैगनियर सामने आए तो मेंगहाओ बिल्कुल शांत खड़ा था। वो उस विशालकाय वाइल्ड जायंट के ऊपर सवार था। वाइल्ड जायंट ने एक भयानक दहाड़ मारी और आगे बढ़ा, जिसने मैदान में मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेंगहाओ को देखते ही जाओ युलान के चेहरे के रंग बदलने लगे। उसने मेंगहाओ को बहुत गौर से देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। उसी वक्त स्पाइडर ब्रांच के उन तीनों ड्रैगनियर्स ने मेंगहाओ की तरफ देखा और आपस में नजरें मिलाईं। उन्होंने तुरंत जादुई इनकैंटेशंस शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हर फौज से कई हजार नियो डीमंस निकलकर सीधा सुरक्षा कवच की तरफ लपके। इन 3 अलग तरह के जानवरों ने मिलकर लगभग 10,000 का एक लश्कर बना लिया था। उनकी गरज से आसमान हिल रहा था। मेंगहाओ ने नाक चिढ़ुकते हुए एक ठंडी सांस ली। दहाड़ते हुए वाइल्ड जायंट ने अचानक आसमान में एक बड़ी छलांग लगाई और सुरक्षा कवच से बाहर निकल गया। उसका खून उबल रहा था और वो सीधा उस दुश्मन फौज पर टूट पड़ा। हवा में तैरते हुए मेंगहाओ ने अपना सीधा हाथ लहराया और उसके हाथ पर बने टोटम टैटूज चमकने लगे। एक तेज रोशनी निकली और वो काले कौवों के एक बड़े झुंड में बदल गई। जैसे ही वो कौवे प्रकट हुए, उन्होंने कान फाड़ू चीखें मारी। अचानक मैदान में पड़ी सारी लाशों से एक काली ऊर्जा निकलने लगी, जो उन कौवों ने अपने अंदर खींच ली। वो ऊर्जा एक काले धुएं की तरह उन कौवों के चारों तरफ घूमने लगी और फिर वो सीधा दुश्मन के नियो डीमंस पर हमला करने निकल पड़े। साथ ही मेंगहाओ के चारों तरफ एक हरी रोशनी चमकी। बिग हैरी और उसकी ग्रीनवुड वुल्फ पैक वहां प्रकट हो गए और उनके साथ वो ब्लैक बैट भी था। उन सब ने मिलकर हमला बोल दिया। वैसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेंगहाओ को उस ब्लैक बैट की परवाह नहीं है, पर सच तो ये था कि वो उसे बहुत अहमियत देता है। ये वही नियो डीमन था जिसे उसने एक लकड़ी की तलवार से दबाया था। मेंगहाओ को पूरा यकीन था कि ये चमगादड़ अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा है। या तो ये जानबूझकर रुक रहा है या फिर इसे पुरानी चोटों से निकलने में वक्त चाहिए। फिर भी इतनी कमजोरी में भी इसकी ताकत लेवल 7 के बराबर थी। जब दोनों फौजें आपस में टकराईं तो आसमान धमाकों से गूंज उठा। हर तरफ खून खराबा शुरू हो गया। पूरे मैदान में सबकी नजरें अब मेंगहाओ पर थीं। ड्रैगनियर्स की लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर होती है। देखते ही देखते ये लड़ाई मैदान की सबसे बड़ी चौथी बड़ी जंग बन गई। स्पाइडर ब्रांच के एक ड्रैगनियर ने ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तू एक मामूली सा रोग ड्रैगनियर है। तूने ज़ोऊ ये को सिर्फ किस्मत के सहारे मारा होगा। तेरी इस मिली जुली फौज में कुछ अच्छे जानवर हो सकते हैं, पर हम तीनों के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, मेंगहाओ को बाहर निकालना और उसे मौत के घाट उतारना। मेंगहाओ को लड़ते देख उन तीनों ने फिर से जादू किया। तुरंत उनके बचे हुए सारे नियो डीमंस ने सर उठाया, दहाड़ा और हमला बोल दिया। वो नज़ारा इतना भयानक था कि आसपास के बाकी योद्धा भी अपनी लड़ाई छोड़कर इस जंग को देखने लगे। उन ड्रैगनियर्स ने अपने बदन पर बने टोटम्स को चमकाया और अचानक हवा में सैकड़ों लेवल 10 के नियो डीमंस प्रकट हो गए। उन सब ने मिलकर मेंगहाओ पर हमला किया। स्पाइडर ब्रांच के एक ड्रैगनियर ने चिल्लाकर बोला, आज हम तुझे दिखाएंगे कि एक असली ड्रैगनियर की ताकत क्या होती है। उनकी लगभग 30,000 नियो डीमंस की फौज मेंगहाओ को घेरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेंगहाओ के जानवर उनके सामने टिक नहीं पाएंगे और निगल लिए जाएंगे। लेकिन मेंगहाओ का चेहरा अब भी बिल्कुल शांत था। उसने बिल्कुल शांति से अपने हाथ पांव हिलाए और उसके बदन से टोटम की रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से हजारों ग्रीनवुड वुल्व्स, फ्लेम थ्रशेस और स्टोन गोलम्स बाहर निकलने लगे। वहां ऐसे ढेरों नियो डीमंस भी थे जिन पर पानी का वाटर शील्ड बना हुआ था। तभी मैदान में वो खूंखार लाल मगरमच्छ भी रेंगता हुआ बाहर आया। एक जोर की चीख सुनाई दी और काला धुआं फैल गया। उस धुएं से एक काली लिजर्ड निकली जो ऐसी लग रही थी जैसे नरक से सीधा यहां आई हो। उसके आते ही हवा में एक थरथराहट होने लगी। फिर एक भिनभिनाहट हुई और मेंगहाओ के चारों तरफ खतरनाक हरे डीमन स्क्वीटोस प्रकट हो गए। जैसे जैसे मेंगहाओ के एक के बाद एक नियो डीमंस बाहर आने लगे, उन तीनों ड्रैगनियर्स के चेहरे पीले पड़ने लगे। मेंगहाओ अब आगे बढ़ने लगा। उसके चारों तरफ 20 विशालकाय स्पाइडर्स थीं और 10,000 से ज्यादा छोटी स्पाइडर्स। ये 30,000 का लश्कर जब आगे बढ़ा तो पूरी धरती कांप उठी। उन्होंने सीधा उन तीनों ड्रैगनियर्स पर हमला कर दिया। जैसे ही मेंगहाओ के जानवर उनसे टकराए, दुश्मन फौज में चीख पुकार मच गई। उन तीनों ड्रैगनियर्स की फौज मेंगहाओ के सामने टिक ही नहीं पाई। जब उन्होंने देखा कि उनके जानवर गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, तो उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, पर अफसोस मेंगहाओ के जानवरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उन ड्रैगनियर्स के चेहरे मौत जैसे सफेद पड़ गए थे। दूसरी तरफ जाओ योलान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है।
फिर उसने अपनी धीमी आवाज में बोला। जाओ युलान ने बोला, हाई प्रीस्ट, ऐसा लगता है कि अगर हमें इस आदमी को मारना है तो पहले इनकी सबसे बड़ी ताकत यानी क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर को बाहर निकालना होगा। जब वो सामने आएंगे तभी मैं इन 5 ट्राइब्स को खत्म करने का अपना प्लान पूरा कर पाऊंगी। हाई प्रीस्ट, अब आप हमला कीजिए। स्पाइडर ब्रांच के हाई प्रीस्ट ने मुस्कुराते हुए अपना डंडा यानी वुडन वॉन्ड लहराया और गायब हो गया। अगले ही पल वो सीधा मेंगहाव के सामने प्रकट हुआ। मेंगहाव ने उसके आते ही खतरा महसूस कर लिया था, इसलिए वो तुरंत पीछे हट गया। कवच के अंदर बैठे क्रो ग्लूम प्रीस्ट को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। उसने दांत पीसते हुए फैसला लिया। क्रो ग्लूम प्रीस्ट ने बोला, क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर, प्लीज उस हाई प्रीस्ट को रोकिए ताकि ग्रैंड मास्टर मैंग को थोड़ा वक्त मिल सके। उसी वक्त क्रो सोल्जर ग्रेट फादर वहां से गायब हुआ और हाई प्रीस्ट के आस्ते में खड़ा हो गया। दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर दिया। मैदान में ये 5वीं बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। मेंगहाव को भी एहसास हो गया था कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने ब्लैक लैंड्स में ऐसी कई जंगें देखी थीं। ऐसी लड़ाइयां इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, उनमें कई दिन लगते हैं जब तक एक तरफ का पल्ला भारी ना हो जाए। अगर एक तरफ की ताकत बहुत ज्यादा ना हो तो दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर किया जाता है, लेकिन यहां स्पाइडर ब्रांच बिना किसी डर के अपनी सारी ताकत एक ही दिन में झोंक रही थी। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। मेंगहाव ने सोचा, जरूर यहां कोई बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या करता। मेंगहाव अपने नियो डीमंस को कंट्रोल करते हुए चारों तरफ देखने लगा। सबसे पहले उसने ऊपर आसमान में देखा, जहां ट्राइब्स के देवता उस विशालकाय मकड़ी से लड़ रहे थे। मेंगहाव ने सोचा, ये उनका काम नहीं लगता। टोटम देवता इंसान नहीं होते, वो तो ताकतवर नियो डीमंस होते हैं। उनकी लड़ाई मेरी समझ से बाहर है। उसने हजारों योद्धाओं को लड़ते देखा, फिर शील्ड की तरफ देखा और फिर उन नसेंट सोल योद्धाओं की तरफ। मेंगहाव ने सोचा, तो फिर बचता हूं मैं इस जंग का एक बड़ा हिस्सा हूं। अगर वो मुझे मारना चाहते तो वो सीधा मुझ पर हमला करते, लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो। अचानक मेंगहाव का चेहरा खौफ से भर गया। बिना किसी देरी के वो तेजी से पीछे हटा और उसने अपने हाथ से जादू करके अपने चारों तरफ ढेरों सुरक्षा कवच बना लिए। ठीक उसी पल जाओ योलान की आंखों में एक जहरीली चमक आई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सीधे हाथ में एक लकड़ी का डब्बा उठाया। जैसे ही उसने वो डब्बा खोला, उसमें से एक काली रोशनी निकलने लगी। जाओ योलान का शरीर कांपने लगा। उसने अपने खूबसूरत दांतों से अपनी जबान काट ली और घुटनों के बल बैठकर वो डब्बा अपने सर से ऊपर उठा लिया। जैसे ही डब्बा ऊपर उठा, वो काली रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। वो रोशनी इतनी दर्दनाक थी कि उसने बाकी हर तरह की रोशनी को निगल लिया। स्पाइडर ब्रांच के सारे योद्धाओं ने तुरंत एक काली पिल खाई। उसे खाते ही उनकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। वहीं 5 ट्राइब्स के योद्धाओं को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और वो ना चाहते हुए भी उस काली रोशनी की तरफ देखने लगे। उनके दिल डर से कांपने लगे। कवच के अंदर बैठे लोगों को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, पर बाहर मौजूद लोग उस काली रोशनी की तरफ खींचे जा रहे थे। ये देखकर क्रो ग्लूड प्रीस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फटी हुई आवाज में बोला, एक्सोटिक हार्ट डेविल फ्लावर। मेंगहाव की आंखें सिकुड़ गईं, पर वो पहले से तैयार था। उसने अपने चारों तरफ एक खूनी रोशनी फैलाई और ब्लड डेथ वर्ल्ड का इस्तेमाल करके उस काली रोशनी के असर से बचने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त मेंगहाव का चेहरा पलट गया, क्योंकि ठीक उसी पल उसके अंदर मौजूद रेजरेक्शन लिली ने अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। मेंगहाव ने तुरंत अपने सारे नियो डीमंस को वापस लौटने का इशारा किया। वो सब तेजी से उसकी तरफ भागने लगे। कवच के अंदर बैठे क्रो ग्लूम प्रीस्ट का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और वो बड़बड़ाने लगा। क्रो ग्लूम प्रीस्ट ने बोला, एक्सोटिक हार्ट डेविल फ्लावर, 5 पॉइजन्स ट्राइब हम 5 क्रो डिविनिटी ट्राइब्स को पूरी तरह मिटा देना चाहती है, इसीलिए उन्होंने इस खतरनाक फूल का इस्तेमाल किया है। खबरदार, कोई भी इसकी तरफ मत देखना। इसे देखने से दिल के अंदर एक शैतान पैदा होता है, जो एक ऐसी जहरीली इच्छा शक्ति में बदल जाता है जो तुम्हें अंदर ही अंदर चलाकर राख कर देगी। क्रो ग्लूम प्रीस्ट को अब समझ आ रहा था कि वो शुरुआत से ही हार चुके थे। उन्हें बेवकूफ बनाया गया था और उनकी हार तय थी। उसे पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर वो इस भयानक साजिश को समझ नहीं पाया था। एक्सोटिक हार्ट डेविल फ्लावर बहुत ही नायाब होता है। जब कोई कल्टीवेटर स्पिरिट सेवरिंग की स्टेज पर पहुंचता है तो ये फूल उसकी कामयाबी के मौके बढ़ा देता है, इसीलिए इसे एक बहुत ही कीमती खजाना माना जाता है। लेकिन ये फूल उतना ही जालिम भी है। जो भी कल्टीवेटर स्पिरिट सेवरिंग स्टेज से नीचे है, अगर वो इसे देख ले तो उसके शरीर की पूरी ताकत और जान खत्म हो जाती है और वो शैतानी आग में जिंदा जल जाता है। इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। लेकिन एक तरीके से ये फूल थोड़ा कमजोर भी है। भले ही कोई इंसान इससे खुद को ना बचा पाए, पर ट्राइब का जो सुरक्षा कवच है वो इसकी ताकत को बाहर ही रोक सकता है।
कवच के अंदर बैठे लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। मगर जैसे ही वो फूल बाहर प्रकट हुआ, जंग के मैदान में हर कोई जैसे जम गया। सिर्फ टोटम देवता और वो विशालकाय स्पाइडर ही हिलडुल रहे थे। स्पाइडर ब्रांच के योद्धाओं ने वो खास गोली खाई थी, इसलिए वो महफूज थे, पर उन्हें भी ध्यान लगाकर बैठना पड़ा। दूसरी तरफ 5 ट्राइब्स के योद्धा दर्द से कराहने और चीखने लगे। तुरंत ही 5 ट्राइब्स के 300 से ज्यादा लोग कांपने लगे। उनकी आंखों, नाक और मुंह से खून निकलने लगा। उनके शरीर के अंदर एक ऐसी अनजान आग लगी जिसने उन्हें अंदर से सुखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनकी जान निकल गई और वो बिल्कुल सूखी लाशों में बदल गए। मरने से ठीक पहले उनकी ऐसी दिल दहला देने वाली चीखें निकली जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। इसके बाद हर गुजरने वाले पल के साथ 5 ट्राइब्स के और भी लोग चीखते हुए मरने लगे। ये कोई जंग नहीं बल्कि एक नरसंहार था, मैसेकर। दुश्मन ने उन पर एक भी वार नहीं किया था, फिर भी ये मंजर पहले हुई किसी भी लड़ाई से 100 गुना ज्यादा खौफनाक था। कवच के अंदर बैठे लोग अपने दोस्तों और भाइयों को यूं तड़प तड़प कर मरते देख रहे थे। उनकी आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गईं और वो तड़प कर चिल्लाने लगे। पर अफसोस, वो बाहर जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते थे। अगर वो कवच से बाहर निकलते तो उनकी मौत तय थी। वो मदद तो क्या करते बल्कि खुद ही मौत के मुंह में चले जाते। क्रो स्काउट ट्राइब के ग्रैंड एल्डर का शरीर कांप रहा था। वो खून की उल्टियां करने लगे और उनका शरीर सूखने लगा। नेसेंट सोल लेवल के ताकतवर लोग भी इससे नहीं बच पा रहे थे। उन्हें अपने सामने एक बिना शक्ल वाला साया दिखाई दे रहा था, जो उन पर बेरहमी से हंस रहा है और उनकी जान निचोड़कर निगल रहा है। जैसे जैसे 5 ट्राइब्स के लोग मर रहे थे, जाओ यूलान के उस डब्बा में से निकलने वाली काली रोशनी और भी गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारा खून पीने के बाद वो रोशनी अब बैंगनी यानी वायलेट रंग में बदल रही है। सब कुछ जाओ यूलान के प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो सारा खून खराबा और कवच पर हमला सिर्फ एक दिखावा था, ताकि 5 ट्राइब्स के बड़े योद्धाओं को बाहर निकाला जा सके। और जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने इस फूल से सबका काम तमाम कर दिया। इस वक्त जाओ यूलान का चेहरा मौत जैसा सफेद था। उसने उस फूल को ऊपर उठाया हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसने अपने मुंह से खून की उल्टी की और वो खून हवा में फैलकर उन सारे स्पाइडर ब्रांच के योद्धाओं के पास पहुंच गया जो ध्यान में बैठे थे। जाओ यूलान ने धीरे से बोला, नेसेंट सोल सीनियर्स, मैं आपको इस फूल के असर से पूरी तरह नहीं बचा सकती, लेकिन मेरे बाकी योद्धाओं, मेरे इस हार्ट डेविल खून की मदद से तुम कुछ देर तक बिना किसी रुकावट के चल फिर सकोगे। जैसे ही वो खून की शक्ति उन योद्धाओं के अंदर गई, उनकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो दहाड़ते हुए खड़े हो गए और 5 ट्राइब्स के उन बचे हुए लोगों को काटना शुरू कर दिया जो फूल की वजह से हिल भी नहीं पा रहे थे। अब असली कत्लेआम शुरू हो चुका था। कवच के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। लोग चिल्लाकर बोल रहे थे, नहीं, एक और योद्धा ने चिल्लाकर बोला, 5 पॉइजन्स ट्राइब, आज से तुम क्रो डिविनिटी ट्राइब के सबसे बड़े दुश्मन हो। हम दोनों अब एक आसमान के नीचे नहीं रह सकते। कवच के अंदर बचे हुए लोगों के दिल फट रहे थे। वो बेबस होकर अपने अपनों को कटते हुए देख रहे थे। उनका दुख और गुस्सा इतना ज्यादा था कि उनकी आवाजें गम से भर गई थीं। पल भर में हजारों लोगों को स्पाइडर ब्रांच ने बेरहमी से खत्म कर दिया। अब उनकी नजरें मैंघाओ पर थीं, लेकिन मैंघाओ के चारों ओर हजारों नियो डेमन्स की फौज खड़ी थी, इसलिए दुश्मन उसके पास जाने से डर रहे थे। तभी उन तीनों ड्रैगनियर्स ने ध्यान से अपनी आंखें खोली। मैंघाओ को इस हालत में देखकर वो खुशी से पागल हो गए और उन्होंने सारे नियो डेमन्स को मैंघाओ की फौज को खत्म करने के लिए भेज दिया। स्पाइडर ब्रांच के जालिम योद्धा मैंघाओ की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मैंघाओ वहां बिल्कुल शांत ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उसके 30,000 नियो डेमन्स उसके चारों ओर ढाल बनकर खड़े दहाड़ रहे थे। उस जहरीले फूल का असर इन जानवरों पर बहुत कम हो रहा था, इसलिए वो दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। मैदान धमाकों से गूंज रहा था, पर मैंघाओ का ध्यान कहीं और ही था। इस वक्त मैंघाओ के शरीर के अंदर एक भयानक लड़ाई चल रही थी। वो रेजरेक्शन लिली फूल अपनी पूरी ताकत से मैंघाओ के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और मैंघाओ अपनी पूरी जान लगाकर उसे दबाने में जुटा हुआ था। अंदर की ये जंग चलती रही। बाहर 5 ट्राइब्स के लगभग 90% योद्धा मारे जा चुके थे। जमीन खून से नहा चुकी थी और हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे। खून की बू आसमान तक पहुंच रही थी। कवच के अंदर बैठे लोगों का गुस्सा अब आग बन चुका था। तभी क्रो स्काउट ट्राइब के ग्रेट फादर ने खून थूका। उनका शरीर सूख चुका था और वो दर्द में हंसने लगे। बिना किसी तैयारी के इस फूल का सामना करना किसी नेसेंट सोल योद्धा के लिए भी नामुमकिन था। वो लोग खुद को उड़ा भी नहीं सकते थे, बस खड़े खड़े उस फूल की खुराक बन रहे थे। मरने से ठीक पहले क्रो स्काउट ग्रेट फादर ने अपनी जबान काट ली। उनके बदन पर बने टोटम से एक हरी रोशनी निकली। उन्होंने अपने शरीर और आत्मा को खत्म करते हुए अपनी बची खुची जान क्रो स्काउट प्रीस्ट की तरफ भेज दी। ग्रेट फादर ने चिल्लाकर बोला, हम सब यहां नहीं मर सकते। इतना कहकर वो बिल्कुल सूख कर खत्म हो गए। वो खुद को तो नहीं बचा पाए,
पर अपनी बची हुई सारी ताकत उन्होंने अपने साथी को दे दी। लेकिन वो साथी भी फूल के असर से नहीं निकल पाया, इसलिए उसने अपनी और ग्रेट फादर की शक्ति मिलाकर अगले बंदे को दे दी। ये सिलसिला चलता रहा। क्रो फ्लेम ट्राइब के ग्रेट फादर, प्रीस्ट और बाकी सारे नेसेंट सोल योद्धा जो बाहर थे, वो सब एक एक करके मर गए। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा बड़े योद्धा खत्म हो गए। वो सब दर्द और गुस्से से भरे हुए मरे, पर मरने से पहले उन्होंने अपनी पूरी शक्ति 5 ट्राइब्स के सबसे बड़े योद्धा क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर को सौंप दी। वो सारी पावर क्रो सोल्जर ग्रेट फादर के शरीर में समा गई, जो पहले से ही उस फूल से लड़ रहे थे। ये उनके मरे हुए साथियों का आखिरी तोहफा था। उस शक्ति के साथ उनका गुस्सा और बदले की आग भी थी। वो सब मिलकर सिर्फ एक ही शब्द बन गए। सबकी सोल ने एक साथ बोला, रिवेंज। क्रो सोल्जर ग्रेट फादर ने आसमान की तरफ देखकर एक भयानक दहाड़ मारी। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं, पर अब उनके शरीर में पुरानी शक्ति वापस आ गई थी। उन्होंने उस फूल के असर को झटक दिया। खून थूकते हुए वो पूरी रफ्तार से पीछे भागे। जैसे ही उस फूल की रोशनी उन्हें दोबारा पकड़ने वाली थी, वो कवच के अंदर दाखिल हो गए और तुरंत ध्यान में बैठ गए। उनका चेहरा गुस्से से भरा था, पर अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके थे। उस फूल की धुंधली रोशनी में अब 5 ट्राइब्स का सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचा था, और वो था मेंघाओ। ये मंजर देखकर कवच के अंदर बैठे लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें अपनी पूरी नस्ल के खत्म होने का डर सता रहा था और वो रोने लगे। अब कवच के अंदर सिर्फ 7 नेसेंट सोल योद्धा बचे थे, जो क्रो सोल्जर ग्रेट फादर की हिफाजत के लिए खड़े हो गए। वो खामोश थे, पर उनका गुस्सा आसमान चीर रहा था। क्रो ग्लूम ट्राइब का प्रीस्ट दुख में हंसने लगा और खुद से कहने लगा, हार गए, हम पूरी तरह हार गए। बाहर मौजूद जाओ युलान ने अपनी आंखें खोली और खून से सने हुए मैदान को देखा। जब उसने देखा कि क्रो सोल्जर ग्रेट फादर जिंदा बचकर निकल गया है, तो उसने एक ठंडी सांस ली। उसके दिल में थोड़ी दया आई, पर उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। फिर उसकी नजरें मेंघाओ पर पड़ी, जो अब भी ध्यान में बैठा था। जाओ युलान ने बोला, स्पाइडर ब्रांच के योद्धाओं, अब पीछे मत हटना। हमारे 3 ड्रैगनियर्स के साथ मिलकर इस 5 ट्राइब्स के ड्रैगनियर को मौत के घाट उतार दो। उसकी बात सुनते ही 3000 से ज्यादा योद्धा मेंघाओ की तरफ लपके। स्पाइडर ब्रांच के बड़े बुजुर्ग और हाई प्रीस्ट वहां शांति से बैठे रहे। उनकी नजर में मेंघाओ की कोई अहमियत नहीं थी। वो तो बस कवच के टूटने का इंतजार कर रहे थे, ताकि जंग खत्म हो जाए। जाओ युलान ने धीरे से बोला, सीनियर्स, अब अपनी पूरी ताकत से इस कवच को तोड़ दीजिए। हम इस फूल की रोशनी को अंदर तक पहुंचाएंगे, और आज ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। स्पाइडर ब्रांच ने बहुत कम लोग खोए हैं, और जीत हमारी है। मेरी ये ट्रायल पूरी हुई, अब हम ट्राइब को खबर भेज सकते हैं। स्पाइडर ब्रांच के बड़े योद्धाओं ने कवच पर हमला शुरू कर दिया। मेंघाओ के नियोडीमंस दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, पर बिना मेंघाओ की मदद के वो कमजोर पड़ रहे थे। हर गुजरने वाले पल के साथ उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। 5 ट्राइब्स का सुरक्षा कवच अब टूटने की कगार पर था। बिग हैरी ने दुख भरी दहाड़ मारी और खून थूका। ठीक उसी पल, जब ऐसा लग रहा था कि सब खत्म होने वाला है, मेंघाओ की आंखें अचानक खुल गईं। उनमें एक भयानक कातिलाना चमक थी, और वो पूरी तरह खून की तरह लाल थीं। रेजरेक्शन मिली के हर हमले को पीछे छोड़ते हुए मेंघाओ ने एक बार फिर उस शैतानी फूल को दबा दिया था। मेंघाओ ने जैसे ही रेजरेक्शन लिली को दबाकर काबू में किया, उस एग्जॉटिक हार्ट डेविल फ्लावर का असर उस पर से बिल्कुल खत्म हो गया। शायद इसका ताल्लुक उस रेजरेक्शन लिली से ही था, मगर पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल था। जैसे ही मेंघाओ ने अपनी आंखें खोली, उसके सारे नियोडीमंस एक साथ भयानक तरीके से दहाड़ने लगे। उन 3 ड्रैगनियर्स की आंखें डर के मारे छोटी हो गईं, और आसपास के 3000 दुश्मन कल्टीवेटर्स का दिल कांप उठा। मगर फिर भी वो पहले की तरह ही बिना रुके लगातार हमला करते रहे। मेंघाओ ने बड़े गौर से चारों तरफ देखा। उसने देखा कि 5 ट्राइब्स के हजारों लोगों की लाशें बिछी हुई हैं, और उनका हिफाजती शील्ड भी अब टूटने ही वाला है। उसके अपने 30,000 नियोडीमंस के झुंड में से आधे से ज्यादा मारे जा चुके थे। हालांकि उसने होली स्नो सिटी की वो खौफनाक जंग अपनी आंखों से देखी थी, मगर इस मंजर ने उसके दिल को उसी दर्द और दुख से भर दिया जो इस वक्त 5 ट्राइब्स के बाकी लोग महसूस कर रहे थे। मेंघाओ ने धीरे से बोला, ये देखते हुए कि जंग इस हद तक पहुंच चुकी है, मुझे सच में यहां से निकल जाना चाहिए, मगर मेरा आज यहां से भागने का कोई इरादा नहीं है। उसने अपना दायां हाथ उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। डेमोनिक की, आर्ट ऑफ राइटर्स बिस्टाउल। तुरंत ही हर दिशा से बेहिसाब डेमोनिक की उबलकर बाहर निकलने लगी। उसने अपना हाथ घुमाया और वो इनविजिबल की तुरंत उसके बचे हुए 10,000 से ज्यादा नियोडीमंस के जिस्म में समा गई। उन सारे नियोडीमंस के शरीर थर थर कांपने लगे। डेमोन्स्कीटोस का साइज फूलकर पहले से कई गुना बड़ा हो गया और उनसे एक हैरत अंगेज ऑरा निकलने लगी। डेमोनिक की छोड़ने के साथ साथ उनके अंदर अचानक बदलाव यानी ट्रांसमोग्रिफिकेशन की ताकत दिखने लगी। इस ताकत के असर से उन डेमोन्स्कीटोस के एक और जोड़ी पंख निकल आए। इतना ही नहीं, उनकी पूंछ पर हरे रंग के जहरीले कांटे उगाए।
ये नज़ारा देखने में बहुत ही खौफनाक था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक क्रोस कांपने लगे और फिर उन्होंने तेज चीखें मारी। उनका शरीर काली रोशनी से चमकने लगा और उनकी दहशत कई गुना बढ़ गई। उनका साइज तो बड़ा हुआ ही, साथ ही हर डीमन क्रो के पीछे उनकी एक परछाई बन गई जो बिल्कुल उनकी मिरर इमेज लग रही थी। ये परछाई उनके बदलाव का नतीजा थी, एक तरह का एवोल्यूशन। इस परछाई के होने से ऐसा लग रहा था जैसे हर कौवे के पास अब 2 जिंदगियां हों। बिग हैरी ने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी दहाड़ मारी और उसका शरीर 300 मीटर बड़ा हो गया। उसके अंदर पहले से ही डिमोनिक की थी, मगर इस नई ताकत ने सिर्फ उसका साइज ही नहीं बल्कि उसके खून की रफ्तार तेज कर दी और उसके सर के ऊपर एक चमकता हुआ चांद नजर आने लगा। उस चांद की रोशनी में उसके सफेद बाल अचानक चांदी जैसे चमकने लगे। अब वो एक सिल्वर वुल्फ बन चुका था। स्पाइडर्स भी खतरनाक आवाजें निकालने लगी। उनका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत और उनका रूप और भी डरावना हो गया। उनकी पीठ पर अचानक इंसानी चेहरे दिखने लगे। उनके आगे वाले दांत इतने बड़े हो गए कि वो किसी विशाल औजार जैसे लगने लगे। लाल मगरमच्छ के स्केल्स बड़े हो गए और उसका सर बदलकर एक ड्रैगन जैसा दिखने लगा। उसकी पीठ का मांस फूलने लगा और अचानक वहां 2 पंख निकल आए। वो हवा में उड़ने लगा। अब वो मगरमच्छ नहीं रहा था बल्कि एक लाल फ्लाइंग रेन ड्रैगन जैसा बन चुका था। हालांकि वो पूरी तरह फ्लाइंग रेन ड्रैगन तो नहीं बना, मगर उसकी ताकत और एहसास बिल्कुल वैसा ही था। लिजर्ड दहाड़ी और उसका शरीर बढ़ते बढ़ते एक छोटे पहाड़ के बराबर हो गया। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था, जैसे उसके पेट में कोई आग जल रही हो जो बस बाहर निकलने के लिए तैयार हो। अब वो पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। वाइल्ड जायंट ने एक जोरदार दहाड़ मारी और उसका जिस्म पहले से ज्यादा चौड़ा और भारी हो गया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और हैरत की बात यह थी कि आसमान से बिजली की एक लपट गिरी। वाइल्ड जायंट ने उसे पकड़ लिया और वो बिजली एक खतरनाक हंटर में बदल गई जो देखने में बेहद डरावनी थी। सभी नियो डीमंस का ट्रांसमोग्रिफिकेशन हो चुका था। ऐसे बदलाव वेस्टर्न डेजर्ट के इतिहास में कभी कभार ही देखने को मिलते थे, पर एक साथ इतने सारे नियो डीमंस का इस तरह बदलना बिल्कुल नई बात थी। ये देखकर उन 3 ड्रैगनियर्स के नियो डीमंस बुरी तरह डर गए। उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था और उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो पूरी रफ्तार से पीछे भागने लगे। जैसे ही वो पीछे हटे, मैंग हाओ के नियो डीमंस ने भयानक दहाड़ मारी और दुश्मन पर टूट पड़े। उस शोर और तबाही के बीच मैंग हाओ ब्लड बर्स्ट फ्लैश का इस्तेमाल करके बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। उसका शरीर जैसे गायब सा हो गया। उसके गायब होते ही उसके और सबसे पास वाले ड्रैगनियर के बीच जितने भी नियो डीमंस और कल्टिवेटर्स खड़े थे वो सब अचानक खून के फुव्वारे बनकर फट गए। मैंग हाओ सीधे उस ड्रैगनियर के सामने प्रकट हुआ। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सब दंग रह गए। ये कोई टेलीपोर्टेशन नहीं था, बल्कि एक धमाकेदार रफ्तार थी जिसने अपने पीछे सिर्फ मौत का मंजर छोड़ा था। ड्रैगोनियर ने बोला, तुम। उसका चेहरा उतर गया और उसके दिमाग में डर बैठ गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि मैंग हाओ का हाथ बिजली की रफ्तार से आया और उसकी गर्दन जकड़ ली। एक हड्डी टूटने की आवाज आई और मैंग हाओ ने बिना कोई रहम दिखाए उस आदमी की गर्दन मरोड़ दी। जब उसने उस ड्रैगोनियर की लाश को नीचे फेंका, तभी वाइल्ड जायंट के शरीर से कांटों वाली एक बेल निकली और उसने एक ही बार में उस ड्रैगोनियर को निगल लिया। वो खतरनाक बेल फिर मैंग हाओ के चारों तरफ घूमने लगी, जो कांटों के एक बहुत बड़े गोले जैसी लग रही थी और हर तरफ तबाही मचा रही थी। इस एक मौत ने पूरे मैदान जंग को हिलाकर रख दिया। स्पाइडर ब्रांच के 2 नेसेंट सोल एल्डर्स जो शील्ड पर हमला कर रहे थे, उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। बिना देर किए उन्होंने टेलीपोर्ट किया और मैंग हाओ के पास पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, डीमन स्कीटोस का एक झुंड मैंग हाओ को बचाने के लिए वहां आ गया। दोनों नेसेंट सोल एल्डर्स ने मिलकर हमला किया और एक पल में उन डीमन स्कीटोस को खत्म कर दिया। मगर तब तक मैंग हाओ के चारों तरफ एक खूनी रोशनी चमकी और उसने फिर से ब्लड बर्स्ट फ्लैश किया। इस बार वो दूसरे भागते हुए ड्रैगोनियर के पास पहुंच गया। उसने अपना हाथ घुमाया और एक सुनहरी रोशनी निकालकर उस ड्रैगोनियर को घेर लिया। वो आदमी चीखा और कुछ ही देर में वो पूरी तरह सोने का बन गया और धीरे से आसमान से नीचे गिर गया। आखिरी ड्रैगोनियर एक बूढ़ा आदमी था जो मैंग हाओ की इस फेरोसिटी को देखकर बुरी तरह डर गया था। वो कांपने लगा। उस ड्रैगोनियर ने कहा, मुझे बचाओ। वो पूरी रफ्तार से जाओ युलान की तरफ भागा। एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि मैंग हाओ ने उनके सामने एक और रैंक 9 ड्रैगोनियर को मार दिया। वो फिर से मैंग हाओ की तरफ लपके। उनके दिल में सिर्फ मौत का जुनून था। उनके पहुंचने से पहले ही उनकी डिवाइन एबिलिटीज हवा में दिखने लगी थीं। मैंग हाओ ने बोला, मेरी हिम्मत तो बस मामूली ही है। जैसे ही वो नेसेंट सोल एल्डर्स करीब आए, मैंग हाओ ने अपना दायां हाथ उठाया और उनकी तरफ इशारा किया। उसने 8th डीमन सीलिंग हेक्स का इस्तेमाल किया। डिमोनिक ची के इनविजिबल धागे उन दोनों मर्दों की तरफ लपके और उन्हें वहीं जकड़ लिया। दोनों नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स के चेहरे उतर गए।
हालांकि उनकी ताकत उन्हें जल्द ही आज़ाद कर देती, पर उस एक पल के शौक ने मैंग हाओ को फिर से ब्लड बर्स्ट फ्लैश करने का मौका दे दिया। एक खूनी चमक के साथ वो आखिरी ड्रैगोनियर की तरफ बढ़ा। एक और नेसेंट सोल एल्डर ने कहा, तुम्हारी ये मजाल। वो तुरंत शील्ड से टेलीपोर्ट होकर उस बूढ़े ड्रैगोनियर के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से एक मंत्र पढ़ा और रंग बिरंगी रोशनी मैंग हाओ की तरफ फेंकी। मैंग हाओ ने बोला, जिसे मैं मारना चाहता हूं उसे कोई नहीं बचा सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंग हाओ ने अपनी मुट्ठी भींची और उस नेसेंट सोल एक्सपर्ट पर जोरदार मुक्का मारा। हवा में एक धमाका हुआ। मैंग हाओ का शरीर थोड़ा कांपा और वो 3 कदम पीछे हटा, मगर उस नेसेंट सोल एक्सपर्ट का चेहरा फट गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो 7-8 कदम पीछे गिर गया और उसकी आंखों में हैरत थी। उसने देखा कि मैंग हाओ ड्रैगोनियर के पास पहुंच गया है। इससे पहले कि वो ड्रैगोनियर कुछ कर पाता, मैंग हाओ ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे खत्म कर दिया। हजारों की आर्मी के बीच खड़े होकर मैंग हाओ ने 3 ड्रैगोनियर्स को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेसेंट सोल एल्डर्स मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। यहां तक कि एक ड्रैगोनियर को तो उसने नेसेंट सोल एल्डर के बिल्कुल सामने मारा। इस नज़ारे ने सबके होश उड़ा दिए। स्पाइडर ब्रांच के लोग ही नहीं, 5 ट्राइब्स के लोग भी दंग रह गए। अचानक उनका खून जोश से भर गया और उनकी मायूसी उम्मीद में बदल गई। 5 ट्राइब्स के लोग चिल्लाए, ग्रैंड मास्टर मैंग, ग्रैंड मास्टर मैंग। शील्ड के अंदर से आती ये चीखें उम्मीद और खुशी से भरी थीं। जाओ युलान हाँपते हुए मैंग हाओ को देख रही थी। मैंग हाओ ने जो किया था उसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब वो इस जंग का सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। उसने सोचा कि ये आदमी जो नेसेंट सोल कल्टीवेटर को टक्कर दे सकता है, इसका मरना बहुत ज़रूरी है। मगर तभी उसका दिल डर से कांप उठा, क्योंकि उसने मैंग हाओ की आंखों में देखा। उस पल मैंग हाओ की नज़र पूरे मैदान को पार करते हुए सीधा जाओ युलान पर पड़ी। उनके बीच 3000 कल्टीवेटर्स की भीड़ थी, पर मैंग हाओ की नज़रें सिर्फ उस पर थीं। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत थी, और वो मौत उसके लिए थी। जाओ युलान ने सोचा, क्या ये मुझे मारना चाहता है? ये 3 ड्रैगोनियर्स इसके पास थे, इसलिए उन्हें मारना आसान था, पर मैं तो इससे बहुत दूर हूं और हमारे बीच 3000 कल्टीवेटर्स खड़े हैं। मेरे पास 10 से ज़्यादा बॉडीगार्ड्स हैं, हाई प्रीस्ट और एल्डर्स भी हैं। फिर ये कैसे मुझे मारने का सोच सकता है? जाओ युलान ने अपने मन में सोचा और बोला, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 3000 कल्टीवेटर्स की इस दीवार को पार करना नामुमकिन है। वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही उनमें उलझ कर रह जाएगा। जब तक वो माइनर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं करता, उसका कोई भी दाव काम नहीं आएगा। यहां तक कि उसकी वो ब्लड ची वाली टेक्निक भी इतनी दूरी तय नहीं कर सकती। उसने आगे सोचा, अगर वो उड़कर आने की कोशिश करता है तो उसे 3000 कल्टीवेटर्स को चीरने के लिए बहुत ही ज्यादा रफ्तार चाहिए होगी। मैंने अभी उसकी रफ्तार देखी है और मैं कह सकती हूं कि वो काफी नहीं है। अभी जाओ युलान ये सोच ही रही थी कि उसने देखा मैंग हाओ ने अपना सर उठाया और एक लंबी और तेज चीख मारी। उसके इस इशारे पर वो विशाल वाइल्ड जायंट दौड़ता हुआ आया। वो जोर से दहाड़ा और उसकी मांसपेशियां फूलने लगीं। उसका शरीर बढ़ते बढ़ते 300 मीटर लंबा हो गया। उसके दाएं हाथ की नसें उभरने लगीं, जैसे उसके पूरे शरीर का खून सिर्फ उसी एक हाथ में जमा हो रहा हो। वो हाथ अजीब और डरावने तरीके से इतना बड़ा हो गया कि वो उस जायंट के बाकी शरीर का आधा हिस्सा लग रहा था। वो हाथ उसके बाकी शरीर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा था। उस पर नीली नसें साफ दिख रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल फट जाएगा। उस हाथ में एक खौफनाक ताकत भर चुकी थी। ये मंजर देखने वालों के होश उड़ा देने वाला था। उस वाइल्ड जायंट ने तुरंत मैंग हाओ को अपने उस विशाल हाथ से उठाया और पूरी ताकत से हवा में जाओ युलान की तरफ फेंक दिया। वाइल्ड जायंट के अंदर जितनी भी भयानक ताकत थी वो सब मैंग हाओ में चली गई थी, जिसकी वजह से वो किसी बिजली की लपट की तरह हवा में निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जायंट की उस ताकत ने उसकी अपनी रफ्तार को इतना बढ़ा दिया कि वो एक चमकते हुए सूरज की तरह हवा को चीरने लगा। उसी वक्त शैतानी मच्छरों का एक झुंड उसके चारों तरफ घूमने लगा और एक भयानक चक्रव्यूह बन गया। काले कौवे भी उसके पास आए और एक काले कोहरे में बदल गए। लाल मगरमच्छ भी करीब आया और एक विशाल पंख बन गया। वो बड़ा लिजर्ड उसका शरीर बन गया और काला चमगादड़ एक और पंख में बदल गया। मैंग हाओ की रफ्तार अब और भी ज्यादा धमाकेदार तरीके से बढ़ गई, क्योंकि उसके नियो डीमंस का पूरा झुंड उसे आगे ढकेल रहा था। एक हैबत अंगेज गूंज हर तरफ फैल गई जब मैंग हाओ अपने नियो डीमंस के साथ आसमान को चीरते हुए निकला। वो उन 3000 कल्टीवेटर्स के ऊपर से निकल गया, जो बस ऊपर देखते रह गए। उनके दिमाग घूम रहे थे और वो इतने सदमे में थे कि कोई रिएक्शन तक नहीं दे पाए। तभी मैंग हाओ का वो नियो डीमन झुंड एक लंबे और नुकीले तीर में बदल गया, जिसमें मैंग हाओ उस तीर की नोक यानी एरो हेड था। वो सब मौत का जुनून लिए आगे बढ़े। इतनी जबरदस्त रफ्तार से वो जाओ युलान की तरफ लपके कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान का सीना चीर देंगे। इस पल में हिफाजती शील्ड के अंदर खड़े 5 ट्राइब्स के लोगों की सांसें थम गई थीं।
क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर, जो अब अपने जख्मों से थोड़ा संभल चुके थे, अपनी लाल आंखों से ये सब हैरत से देख रहे थे। उनके पास खड़े बाकी 7 नसंट सोल कल्टीवेटर्स भी तेजी से हाँप रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर ब्रांच के 3000 कल्टीवेटर्स की आंखें भी डर और हैरत से लाल हो गई थी। शील्ड के बाहर खड़े नसंट सोल एल्डर्स और हाई प्रीस्ट के चेहरे भी पूरी तरह से बदल चुके थे। झाओ युलान की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो तेजी से सांस लेने लगी। इस वक्त मैंग हाओ का वो रूप उसकी आंखों में बसा हुआ था, जैसे वो उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छप गया हो। एक शख्स जो उछलकर 3000 कल्टीवेटर्स के ऊपर से उड़ता हुआ आ रहा था, एक शैतानी तीर जो सीधा झाओ युलान की तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उनके बीच का 1000 मीटर का फासला अचानक से सिर्फ 300 मीटर रह गया। झाओ युलान के चारों तरफ खड़े हरे टैटू वाले कल्टीवेटर्स ने खुद को इस खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। उनकी आंखों में सिर्फ कत्ल करने का इरादा दिख रहा था। झाओ युलान ने उस एग्जॉटिक हार्ट डेविल फ्लावर को अपने सर के ऊपर उठाया। जब उसने मैंग हाओ को देखा, उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया और आंखों में एक ठंडक आ गई। इस वक्त वो हिल नहीं सकती थी। अगर वो हिलती तो उस फूल की सारी ताकत खत्म हो जाती, और अगर ऐसा होता तो शील्ड के अंदर बचे हुए सभी 5 ट्राइब्स के लोग बाहर निकलकर हमला कर देते। क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर को मिलाकर वहां 8 नसंट सोल कल्टीवेटर्स थे, जो स्पाइडर ब्रांच के एल्डर्स को रोकने के लिए काफी थे। ऐसी हालत उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती थी। झाओ युलान ने अपने मन में बोला, मैं शर्त लगाती हूं वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। स्पाइडर ब्रांच के बाकी एल्डर्स ने अब शील्ड तोड़ने का इरादा छोड़ दिया। उनके लिए अपनी ब्रांच की होली डॉटर को बचाना अब सबसे ज्यादा जरूरी था। 9 एल्डर्स में से 3 ने तुरंत मैंग हाओ की तरफ टेलीपोर्ट किया। उनके शरीर से ताकत उबल रही थी। बाकी 6 एल्डर्स भी बिना देर किए उड़कर आगे बढ़ने लगे। वो तीनों एल्डर्स अचानक मैंग हाओ के उस खतरनाक रूप के पास प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत अपने हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे उनके शरीर से टोटमिक रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी एक विशाल और धुंधली सी मूरत में बदल गई, जो सीधा मैंग हाओ की तरफ लपकी। उन तीनों नसंट सोल कल्टीवेटर्स ने दहाड़ कर बोला, पीछे हटो तुम। मैंग हाओ ने चीख कर बोला, भाड़ में जाओ। उसकी आवाज के साथ उसके चारों तरफ खड़े सारे न्यू डीमंस की दहाड़ मिल गई थी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उसने जमीन और आसमान को हिला दिया और उन तीनों नसंट सोल कल्टीवेटर्स पर दबाव बनाने लगा। अचानक काले कौओं का झुंड, शैतानी मच्छरों और वो लाल मगरमच्छ सब ने अपनी दिशा बदली और उन तीनों एल्डर्स पर टूट पड़े। उस भयानक शोर के बीच मैंग हाओ बिना रुके आगे बढ़ता रहा। नियो डीमंस के उस झुंड ने उन तीनों नसंट सोल कल्टीवेटर्स का रास्ता रोक लिया, जिससे मैंग हाओ बिना किसी रुकावट के उनके पास से निकल गया। अब वो झाओ युलान से सिर्फ 200 मीटर दूर था। अब गुस्से से भरी दहाड़ें सुनाई देने लगी जब बाकी 6 नसंट सोल एल्डर्स मैंग हाओ के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और टोटमिक डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल किया। हवा में उनकी दहाड़ें गूंज रही थीं और उन 6 मर्दों की ताकत ने मिलकर एक विशाल गोल्डन बेल बना दी, जो मैंग हाओ को कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो सुनहरी घंटी आगे बढ़ी, हवा में एक भयानक दबाव और कान फाड़ देने वाली आवाज पैदा हुई। मैंग हाओ की आंखें चमकी और उसने अचानक अपने दोनों हाथ घुमाए। बिग हेली, वो विशाल लिजर्ड और बाकी सारे नियो डीमंस उस आती हुई सुनहरी घंटी की तरफ लपके। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैंग हाओ का वो नियो डीमन झुंड उसके शरीर से निकली हुई एक काली आंधी हो। अब मैंग हाओ हवा में बिल्कुल साफ दिख रहा था। बिना किसी देर के उसने अपना दाया हाथ उठाया, जिसमें एक ब्लड कलर्ड मास्क था। उसने उसे अपने चेहरे पर पहन लिया और एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई जब उसके शरीर से एक इनविजिबल ब्लड ची का धमाका हुआ। वो ब्लड ची हर तरफ फैल गई, जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। वो ब्लड ची तेजी से फैली और एक विशाल लाल वॉर्टेक्स में बदल गई, जिसके बीच में मैंग हाओ खड़ा था और कोई मंत्र पढ़ रहा था। अचानक वो तेजी से घूमता हुआ चक्रव्यूह एक बड़े चेहरे की शक्ल में बदल गया। वो चेहरा नियो डीमंस के झुंड के पीछे से निकला और सीधा उस सुनहरी घंटी और उन 6 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ा। एक बहुत बड़ा और हैरत अंगेज धमाका हुआ, जिसने हर चीज को हिलाकर रख दिया। नियो डीमंस का झुंड बिखर गया और वो सुनहरी घंटी चकनाचूर हो गई। उन 6 मर्दों के चेहरे हैरत से सफेद पड़ गए और वो पीछे हटने लगे। मैंग हाओ ने अपने मुंह से थोड़ा खून थूका, पर उसकी रफ्तार अब और बढ़ गई थी। उसने उन 6 नेसेंट सोल कल्टीवेटर से दूर होने के लिए ब्लड बर्स्ट फ्लैश किया और झाओ युलान से सिर्फ 100 मीटर दूर पहुंच गया। अब वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल साफ देख सकते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़ों के धागे भी नजर आ रहे थे। झाओ युलान के चेहरे के भाव पहले जैसे ही थे और उसकी आंखें ठंडी थी। मैंग हाओ को भी उसकी इस हिम्मत पर थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसके कत्ल करने का इरादा और भी पक्का हो गया और वो हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। 10 से ज्यादा हरे टैटू वाले कल्टीवेटर्स तुरंत आगे बढ़े और एक हरी रोशनी बनकर मैंग हाओ पर हमला कर दिया। झाओ युलान का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला जब उसने देखा कि मैंग हाओ उसके करीब आ रहा है। उसने उसके चेहरे पर वो मास्क देखा, उसकी हरी रोब और उसके सफ़ेद बाल जो हवा में लहरा रहे थे, पर उसकी आंखें किसी गहरे और शांत पानी की तरह थी, जिनमें सिर्फ ठंडक थी। हजारों की फौज के बीच वो अकेला चला आ रहा था। 9 नेसेंट सोल एल्डर्स भी उसे जरा सा नहीं रोक पाए। ऐसे शख्स का चेहरा झाओ युलान के दिल में हमेशा के लिए छपने वाला था।
ये कहा जा सकता है कि इस बड़ी जंग में जाओ युलान में हर मुमकिन बात का हिसाब लगाया था। सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसका उसने अंदाज़ा नहीं लगाया था, और वो था मैंग हाओ। मैंग हाओ ने अपनी मुट्ठी उठाई और एक हरे चेहरे वाले कल्टीवेटर के सीने पर दे मारी। उस आदमी की ताकत तुरंत दब गई। उसका शरीर तुरंत नहीं फटा, बल्कि वो पीछे की तरफ फेंका गया और अपने पीछे खड़े दूसरे शख्स से जा टकराया, और वो दोनों ही खून के फुहारे में बदलकर फट गए। मैंग हाओ का शरीर चमका और वो एक और कल्टीवेटर के पीछे प्रकट हुआ। इस बार उसने हमला नहीं किया, बल्कि एक मंत्र पढ़ा और हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आईं। एक सुनहरी रोशनी चमकी और 3 लोग तुरंत गोल्ड स्टैचूज में बदल गए। बिना किसी फजूल हरकत के उसने बड़ी सफाई से उन्हें खत्म कर दिया। ये करने के बाद मैंग हाओ ने एक गहरी सांस ली और अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए बचे हुए 5 कल्टीवेटर्स के बीच से निकलकर झाओ युलान के करीब पहुंच गया। बचे हुए हरे चेहरे वाले कल्टीवेटर्स ने लगातार दहाड़े मारी। उनकी आंखों में एक जुनून था और उन्होंने एक फैसला किया, खुद को उड़ा लेने का। हवा में धमाके होने लगे जब कोर फॉर्मेशन के 5 बड़े कल्टीवेटर्स एक साथ फट गए। इतनी ताकत मैंग हाओ को भी हैरान कर सकती थी अगर वो उसे लग जाती, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। जैसे ही उस धमाके की ताकत उसकी तरफ बढ़ी, उसके चारों तरफ सिल्क के धागों की परतें बन गई। ये आईलेस लार्वा का रेशम था। वो रेशम हवा में सीटी बजाता हुआ मैंग हाओ के चारों तरफ लिपट गया। वो रेशम कभी न टूटने वाला था, इसलिए मैंग हाओ को कोई चोट नहीं आई। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उन धमाकों के बीच से निकल गया। अब वो झाओ युलान से सिर्फ 30 मीटर दूर था। इस वक्त तक वहां मौजूद हर शख्स पूरी तरह दंग रह गया था। उसी पल एक लंबा कद वाला शख्स अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, जैसे कोई हरा पत्थर और एक काली लकड़ी की टहनी शून्य से बाहर निकल आई हो। एक जादुई डंडा मैंग हाओ की तरफ इशारा कर रहा था। स्पाइडर ब्रांच के हाई प्रीस्ट ने गुर्राते हुए बोला, यहां से चले जाओ। उनकी आवाज बहुत पुरानी और गूंजने वाली थी। उन्होंने मैंग हाओ को घूरते हुए अपने हाथ में वो डंडा पकड़ा हुआ था जिसमें इतनी ताकत थी कि वो पहाड़ों को चकनाचूर कर दे। मैंग हाओ उससे बच नहीं सकता था और उस डंडे की ताकत सीधा आईलेस लार्वा के रेशम से जा टकराई। हाई प्रीस्ट की आंखें चमकी जब उनके पीछे खड़े 9 नेसेंट सोल एल्डर्स ने नियो डीमन से पीछा छुड़ा लिया और मौत का इरादा लिए मैंग हाओ के करीब पहुंच गए। जब झाओ युलान ने हाई प्रीस्ट को देखा तो उसने सुकून की सांस ली। मैंग हाओ का उसके 30 मीटर के करीब पहुंच जाना उसे एक ऐसे डर से भर गया था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हवा में एक धमाका हुआ और मैंग हाओ का शरीर कांप उठा, क्योंकि आईलेस लार्वा का रेशम हाई प्रीस्ट की उस नेसेंट सोल स्टेज वाली ताकत से लगातार लड़ रहा था। मैंग हाओ के मुंह के कोनों से खून निकलने लगा और उसे मजबूरन कुछ कदम पीछे हटना पड़ा, मगर बस इतना ही हुआ, थोड़ा सा खून और कुछ कदम पीछे हटना। एक मिड नेसेंट सोल स्टेज के पूरी ताकत वाले हमले के सामने बस इतना होना ही बड़ी बात थी। स्पाइडर ब्रांच के हाई प्रीस्ट की आंखें हैरत से सिकुड़ गईं। हाई प्रीस्ट ने बोला, यह आखिर कौन सी जादुनिक चीज है? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ये चीज कितनी ताकतवर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे तो तुम सपना देख रहे हो। और इसी सीन के साथ ये वीडियो एंड हो जाता है।